फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों हिंदी में इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। दो लेसन दोस्तों, दो जो कवि हैं पद का भाग 2 लिया गया है, और उसके बाद में जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो ग्रामर से लिए गए दोस्तों, यानी व्याकरण से लिए गए हिंदी में। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन दिया गया है का नंबर 1889 में, 1890 में, 1892 में या 1894 में। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें जो भी क्वेश्चन का आंसर सही हो, या आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते रहिए जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सही लग रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर पहले का 10 सेकंड का समय है दोस्तों। सभी बच्चों को 10 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को क्वेश्चन टिक करना है, या कमेंट करना है, या अपनी नोटबुक में लिखना है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। यानी माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है दोस्तों वो है 1889, यानी पहले क्वेश्चन का नंबर सही होगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान क्या है। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान क्या है। भोपाल है, जबलपुर है, होशंगाबाद है या फिर सतना है। दोस्तों भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद या सतना। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करें या अपने नोटबुक में क्वेश्चन का आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान क्या है। भोपाल है, जबलपुर है, होशंगाबाद है या फिर सतना है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर है वो है ग नंबर, यानी होशंगाबाद। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहाँ पैदा हुए थे, होशंगाबाद में। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया कि माखनलाल चतुर्वेदी जी किस काव्यधारा के कवि हैं। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो किस काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी वीर काव्यधारा है इनकी, या प्रयोगवादी काव्यधारा है, या प्रगतिवादी काव्यधारा है, या छायावादी काव्यधारा है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें जो भी क्वेश्चन का आंसर सही लग रहा हो। तीसरे का सही हो तो का लिखें दोस्तों, खा सही हो तो खा लिखें दोस्तों। यदि आप लोग का, खा, गा, घा नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, आप लोग ABCD करके भी आंसर दे सकते हैं। जब ए लिखेंगे तो ए का मतलब हम क्या का समझ लेंगे, बी का समझ लेंगे, सी का गा समझ लेंगे, और डी का गा समझ लेंगे दोस्तों। तो ABCD करके भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बन रहा है वीर काव्य धारा। दोस्तों क्या बनना है, वीर काव्य धारा। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी किस काव्य धारा के कवि हैं, वीर काव्य धारा के। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया, कह रहा माखनलाल चतुर्वेदी जी का निधन कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जब हम किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय याद करते हैं तो सबसे पहले उसका दोस्तों जन्म डेट क्या है दोस्तों, उसके बाद में उनका निधन यानी उनकी मृत्यु की डेट क्या है, उनके माता पिता के नाम, उनके द्वारा रचित कृतियाँ या रचित ग्रंथ या रचित उपन्यास, वो सब याद करते हैं दोस्तों। तो उसी कड़ी पूछ रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का निधन कब हुआ था। 1960 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1968 में हुआ था, या फिर 1970 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का दोस्तों जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ग नंबर, यानी 1968। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दोस्तों दिया गया, कह रहा पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन है। दोस्तों पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, या बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। तो दोस्तों पुष्प की अभिलाषा जो माखनलाल चतुर्वेदी कक्षा 10 की दोस्तों जो बुक में दिया गया है उसके ये कवि हैं। और उसके बाद उसमें दोस्तों जो चैप्टर में दिया गया है, कविता में जो दिया गया उसमें भी पुष्प की अभिलाषा के बारे में दोस्तों बताया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँचवें का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है, कह रहा जवानी कविता के रचनाकार कौन है। राम नरेश त्रिपाठी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, या सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो दोस्तों जवानी कविता के भी रचनाकार कौन है, वो भी माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां देख लेते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोगों ने पीछे पढ़ा है जवानी कविता। दोस्तों जवानी कविता किस काव्य संग्रह से उद्गृत है, यानी लिया गया है। तो दोस्तों जो जवानी कविता है वो किस काव्य संग्रह से अवतरित किया गया है। हिम किरीटिनी से, हिम तरंगिनी से, युग चरण से, या फिर समर्पण से। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का दोस्तों राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें या अपना आंसर नोटबुक में लिखते रहिएगा दोस्तों साथ साथ में। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें का जो राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों जवानी कविता जो है वो किस शीर्षक से, किस काव्य संग्रह से उद्गृत किया गया है। तो दोस्तों वो लिया गया है हिम
किरीटिनी से। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा का नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा माखन लाल जी ने कौन सा साप्ताहिक पत्र निकाला था। क्या कह रहे हैं दोस्तों, माखन लाल जी ने कौन सा साप्ताहिक पत्र निकाला था। तो दोस्तों पहला दिया गया है मर्यादा, दूसरा दिया गया है कर्मवीर, तीसरा दिया गया है कादम्बिनी और चौथा दिया गया है शारिका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें का देख लेते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी जी ने कौन सा साप्ताहिक पत्र निकाला था। तो दोस्तों ने माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, उनका जो साप्ताहिक पत्र था वह कौन था दोस्तों, वह था कर्मवीर। खा नंबर सही हो जाएगा, यानी यह माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा संपादित था दोस्तों पत्र। तो अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वें का क्वेश्चन नंबर खा सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा। दोस्तों एक पुष्प यानी एक फूल की अभिलाषा क्या होती है, फूल को किन किन बातों की चाह नहीं है। दोस्तों इसमें हमें ये पढ़ना कि क्या कह रहा चाह नहीं है, ये हमें बताना दोस्तों। देवों के सिर पर चढ़ने की उसे चाह नहीं है, यानी दोस्तों पुष्प यह चाहता है कि उसे किसी भी देवी देवता के सर पर या देवी देवता के पैरों तले उसे न डाला जाए। उसके बाद दोस्तों खा नंबर कह रहा सम्राट के सौ पर डाले जाने पर। दोस्तों जब बड़े बड़े सम्राट और बड़े बड़े राजा महाराजाओं का दोस्तों जब निधन होता है तो उनकी डेड बॉडी उनकी अर्थी पर भी बहुत सारे फूलों को चढ़ाया जाता है दोस्तों। अभी भी यही परंपरा है, जब कोई लोग मर जाते हैं दोस्तों, उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी पर भी बहुत सारे पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो पुष्प कहता है कि हमें ये भी अभिलाषा नहीं है कि हम किसी सम्राट के सौ पर डाले जाएँ। उसके बाद दोस्तों क्या है, देवांगना के आभूषण में गूंदने की। दोस्तों पुष्प की अभिलाषा क्या है, जैसे कोई देवांगना है दोस्तों तो उसके आभूषण यानी उसके जो बालों में आभूषण होते हैं उनमें गूंथने की भी उसकी कोई चाह नहीं है। दोस्तों घा नंबर कह रहा है उक्त सभी, यानी जो सारी बातें हैं वो सारी बातें सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन घा सही होगा, यानी पुष्प जो है वह इन तीनों चीज़ों में से तीनों चीज़ों को नकार देता है, यह नहीं चाहता है कि वह इन सब चीज़ों में डाला जाए। दोस्तों उसकी इच्छा क्या है दोस्तों, जब आप लोग कविता पढ़ेंगे तब उसकी इच्छा आप लोगों को पता चलेगी। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि उस पुष्प की इच्छा क्या है। तो दोस्तों पुष्प की इच्छा ये है कि हमें उस पद पर हे वनमाली डाल देना जिस पद पर भारत माँ की रक्षा में जाएं। यहाँ पर जो भी सैकड़ों वीर दोस्तों जो सैनिक हैं वो सर कटाने जा रहे हों तो उनके रास्ते पर हमें डाल देना, तो उनके पैरों की पगधूल जो हमारे ऊपर पड़ जाएगी दोस्तों तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। तो दोस्तों पुष्प की यह अभिलाषा है। बाकी ये जो तीनों दी गई हैं इन तीनों में से पुष्प की कोई भी अभिलाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा हिम किरीटिनी रचना संग्रह के रचनाकार कौन है। कह रहा दोस्तों हिम किरीटिनी रचना संग्रह के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों कौन है, का नंबर दिया गया माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, खा नंबर दिया गया दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, गा नंबर दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, या घा नंबर दिया गया बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों तो दिया गया उसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई, हिम किरीटिनी के रचनाकार कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। बिल्कुल एकदम से इजी और आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। कह रहा माखन लाल जी के भावात्मक निबंधों का संग्रह क्या है दोस्तों, माता है, साहित्यिक देवता है, समर्पण है या फिर युग चरण है। तो दोस्तों माखन लाल जी का जो भावात्मक निबंध है उसका जो राइट आंसर है वो है साहित्यिक देवता, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा खा नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12वां, कह रहा नागार्जुन नाटक के रचनाकार कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, या राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है का ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी माखन लाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है क्या, नागार्जुन नाटक। क्वेश्चन नंबर 13वां दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा कि भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात हैं। भारतीय आत्मा के नाम से कौन विख्यात है, मीराबाई विख्यात हैं, सूरदास विख्यात हैं, माखन लाल चतुर्वेदी जी विख्यात हैं, या फिर बिहारी जी विख्यात हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट ऑप्शन बनना है वो बनना है सा नंबर, यानी माखन लाल चतुर्वेदी जी जो हैं उन्हें भारतीय आत्मा के रूप में ख्याति प्राप्त है, वो विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14वां देख लेते हैं। कह रहा माखन लाल जी ने निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया है, माखन लाल जी ने निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी के द्वारा जो संपादित की हुई पत्रिका है
उस पत्रिका का नाम दोस्तों क्या है? हंस है, चांद है, नंदन है या फिर कर्मवीर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है दा नंबर, यानी कर्मवीर जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा संपादित की हुई है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है सरयू पार की यात्रा, भारत दुर्दशा, कन्यादान या फिर युग चरण। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? युग चरण, यानी युग चरण के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर द इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। दोस्तों इसमें रचनाएं दी गई हैं, उसमें से पूछ रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो है वो रचना कौन सी नहीं है। क्या समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना नहीं है, साहित्यिक देवता नहीं है, प्रिय प्रवास नहीं है या हिम किरीटिनी नहीं है। तो दोस्तों इन चार में से जो भी आंसर आप लोगों को सही लग रहा हो, जो भी आंसर इसका सही हो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए कमेंट में निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1908 में हुआ था या फिर 1910 में हुआ था। दोस्तों कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें या आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन का टिक करें दोस्तों कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1904 में। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान क्या है? भोपाल है, प्रयागराज है, वाराणसी है या फिर इंदौर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? आप लोगों ने यदि उनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से दोस्तों उनको एक बार रीड किया है आप लोगों ने, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एकदम से खटाक से दे पाएंगे। और यदि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो आप क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे, तुक्का लगाएंगे, और तुक्का दोस्तों अक्सर गलत होते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म स्थान है वो है प्रयागराज। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि झांसी की रानी की समाधि पर कविता के रचनाकार कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं या माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो तो कक्षा 10 की जो दोस्तों हिंदी की बुक है उसमें पाठ दिया गया है कि झांसी की रानी की समाधि पर, यानी इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की डेरी। दोस्तों आप लोगों को शायद याद हो तो यह किसके द्वारा रचित है? यह रचित है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन बन रहा है का नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन बन रहा है बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कब हुआ था? दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जन्म और मृत्यु के बारे में जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप लोग किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का जीवन परिचय पढ़ें तो उसके जन्म और मृत्यु के बारे में जरूर जानकारी रखें। तो दोस्तों कह रहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कब हुआ था? 1945 में, 1948 में, 1950 में या 1952 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खा ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी 1948 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन हुआ था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वें में कह रहा वीरों का कैसा हो वसंत के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं या राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी वीरों का कैसा हो वसंत के कविता दोस्तों कौन है, रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कह रहा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की शैली की विशेषताएं क्या क्या हैं? क्या उनकी दोस्तों जो रचनाएं हैं वो संगीतात्मक हैं? क्या उनकी जो रचनाएं हैं वो ओज युक्त हैं? क्या उनकी जो रचनाएं हैं वो व्यावहारिक हैं या फिर उक्त सभी हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, पहचान भी गए होंगे कई बच्चे आंसर भी दे रहे हैं जिनका आंसर एकदम से सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वें का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा घ नंबर, यानी उक्त सभी। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस रूप का प्रयोग किया। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों रूस लिखा, यानी किस रस का प्रयोग किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रस हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किस रस का प्रयोग किया है, वीर रस का, वात्सल्य रस का, गामिक का और खा दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वीर रस भी उनके कविताओं में दोस्तों झलकता है और वात्सल्य रस की भी दोस्तों झलक उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर, यानी वीर रस और वात्सल्य दोनों प्रकार के रसों की छटा दोस्तों उनके रचनाओं में उभरी हुई प्रतीत होती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा झांसी वाली रानी थी के रचनाकार कौन है। दोस्तों झांसी वाली जो रानी थी, कक्षा 5 या दोस्तों उस समय कक्षा 6 में या 3 में दोस्तों पाठ दिया होता था। झांसी वाली रानी यानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो दोस्तों इस कविता की जो रचनाकार हैं वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी। दोस्तों जहां पर झांसी की रानी की बात आती है तो उसके दोस्तों जो रचयिता हैं, जो रचनाकार हैं वो कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा झांसी की रानी के लिए सुभद्रा जी ने किन विशेषणों का प्रयोग किया है। भाई आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी के लिए उन्होंने कौन से विशेषण शब्द बनाए हैं। मर्दानी कहा है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, झांसी वाली रानी थी वो तो खूब लड़ी मर्दानी। वीर बाला कहा है, बिल्कुल दोस्तों सही बात है, वीर बाला भी उन्होंने प्रयोग किया है। विजय माला कहा दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही बात है, विजय माला भी उन्होंने कहा है। तो दोस्तों अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो अब दोस्तों होने वाला है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता ही दी गई हैं। तो अब दोस्तों जब बता दी गई हैं तो आप लोग कमेंट करके बता भी दें कि ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा, या फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लें। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है पर कवियों की अमर गिरा में, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी थी, पंक्ति किस कविता से उद्धृत किया गया है। क्या दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये किस कविता से उद्धृत की गई हैं। झांसी की रानी की समाधि पर, जवानी से, या पुष्प की अभिलाषा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किससे लिया गया है, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों इसका 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, का नंबर, यानी झांसी की रानी की समाधि पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। यानी निम्न में से कौन सा जो कहानी का संग्रह है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए प्रेषित किया गया है। सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, या उन्मादिनी, या इनमें से सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग पहचान भी गए होंगे कि जिस ऑप्शन में सभी दिया होता है तो लगभग दोस्तों 80% ऑप्शन वही सही होते हैं जहां पर इनमें से सभी लिखा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा घ नंबर इज राइट ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है त्रिधारा किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, त्रिधारा जो है वह किसका प्रमुख काव्य संग्रह है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का है, या माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, या फिर राम नरेश त्रिपाठी जी का है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिधारा। क्या कह रहा है दोस्तों, त्रिधारा। तो त्रिधारा का संबंध किससे है, वो संबंध है सुभद्रा कुमारी चौहान जी से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें का नंबर यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13वां देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन दोस्तों मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है, वो कहाँ पर पैदा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13वें का तो दोस्तों क्या निहालगढ़ में पैदा हुई थी,
या निहालपुर में पैदा हुई थी, या खंडवा में पैदा हुई थी, या फिर मेरठ में पैदा हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग सटीक आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आप लोग यही समझ लो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी जहाँ पर उनका जन्म हुआ था दोस्तों, वो जो गांव का नाम है दोस्तों वो क्या है, निहालगढ़ है, निहालपुर है, खंडवा है, या फिर मेरठ है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सही हो जाएगा 12 नंबर यानी निहालपुर। और दोस्तों इस निहाल से यदि हम लोग क्या करते हैं, पुर को अलग कर देते हैं भाई, तो ये अपने गांव अपने ग्राम का नाम बन जाता है। तो अपने गांव के नाम से ही जान लेते हैं कि अपने गांव को जगह अंत में जहां पर आ जाए। और निहाल मीन्स होता है दोस्तों देखना, यानी पुर गांव को जहां से देखा जाए तो किस रूप में देखा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान के जन्म के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी नंबर हो जाएगा, बा नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे जानते होंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम क्या है। तो आइए देख लेते हैं, राम सिंह चौहान है, माखन सिंह चौहान था, या लक्ष्मण सिंह चौहान है, या फिर शिव सिंह चौहान है। तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं किस तरीके की मिलती हैं, अब जाइए देख लेते हैं कि उनके पति का नाम क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 14वां है उसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 14वें का आंसर क्या बन जाएगा, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति कौन है, लक्ष्मण सिंह चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सा ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी लक्ष्मण सिंह चौहान जी। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां, कह रहा है सुभद्रा कुमारी जी की कृति कौन सी है, प्रथम आयाम है, त्रिधारा है, साकेत है, या फिर चिदंबरा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी प्रथम आयाम, त्रिधारा, साकेत, या फिर चिदंबरा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, त्रिधारा, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा जो रचित कृति है वो है त्रिधारा। तो क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बा ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया, कह रहा है सुभद्रा कुमारी जी की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है। क्या कह रहा भाई, कह रहा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविताओं में किस रस की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है, शोक रस की प्रधानता है, हास रस की प्रधानता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो रचनाएं हैं, इनके द्वारा जो रचित कृतियां हैं, उनमें से दोस्तों किसकी प्रधानता मिलती है, वीर रस की प्रधानता मिलती है दोस्तों। और वीर रस कहाँ से जागृत होता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो दोस्तों इस तरीके की रचनाएं जो रचित करने वाली कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनकी कविताओं में कौन सा रस प्रदान होता है, वीर रस। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, कह रहा उपसर्ग जोड़कर बनने वाला शब्द है। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा उपसर्ग जोड़कर बनने वाला शब्द है, उपाय है, ऊपर है, उपाधि है, या फिर उपकार है। तो दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, या आंसर आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें कि उपसर्ग से जोड़कर बनने वाला शब्द क्या है, उपाय है, ऊपर है, उपाधि है, या फिर उपकार है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि उप शब्द का उपसर्ग किस तरीके से जोड़ते हैं। यदि उपाय में से उप हटा देंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, आय बचेगा, बन नहीं पाएगा। ऊपर में से दोस्तों उप हटा देंगे तो अर बचेगा, अर से बन नहीं पाएगा। उपाधि में दोस्तों क्या करेंगे, उप हटा देंगे तो आधि बच जाएगा, तो आधि से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं उपकार में यदि उप हटा देंगे तो कार बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी उपसर्ग जोड़कर बनने वाला शब्द क्या है, उपकार है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, कह रहा है कि हट प्रत्यय जोड़कर बनने वाला शब्द है। दोस्तों क्या है, हट प्रत्यय जोड़कर बनने वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों हटकर है, सजावट है, घबराहट है, या फिर बचपन है। दोस्तों हट प्रत्यय, दोस्तों प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। तो हट क्या करेंगे दोस्तों, हटकर, ये तो पहले जुड़ा है, बनेगा नहीं दोस्तों। सजावट, दोस्तों यहाँ हट है और यहाँ पर वट है, ये भी नहीं मिल रहा है। बचपन, दोस्तों यहाँ पर पन है और यहाँ पर हट है, ये भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों क्या मिल रहा है, घबराहट, यानी हट प्रत्यय
क्वेश्चन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी ऑप्शन में सही से एकदम सटीक हो रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी हट प्रत्यय से जोड़कर मिलने वाला जो जोड़कर दोस्तों बनने वाला जो शब्द है वो क्या है, घबराहट। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा नवरत्न में कौन सा समास है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, नवरत्न में कौन सा समास है, क्या तत्पुरुष है, क्या द्वंद्व है, या दिगु है, या फिर कर्म धारय है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के सिलेबस में केवल 2 समास दिए गए हैं, एक तो दिगु समास है और दूसरा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान दोस्तों क्या होती है, बीच में योजक चिन्ह बना होता है, जैसे माता और इस तरीके से लिखा होगा दोस्तों पिता, माता और पिता। तो इस तरीके से योजक चिन्ह बना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जहाँ पर योजक चिन्ह हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है। और यदि किसी शब्द का पहला अक्षर संख्यावाची हो तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, नवरत्न, यानी 9 रत्नों का समूह। और दोस्तों 9 रत्न कहाँ पर हुआ करते थे, ये हुए थे दोस्तों अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से एक रहीमदास जी थे, टोडारमाल थे। तो दोस्तों इन सब में क्या मिलकर बने थे, 9 रत्न बने थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो 9 है ये क्या है, संख्यावाची है। तो जिसका पहला जो वर्ड है दोस्तों, अक्षर है, पद जो दोस्तों है वो संख्यावाची हो तो वह समास कौन हो जाता है, द्विगु समास। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया गया है तो कह रहा नायक का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है, नायक का संधि विच्छेद क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरे में, जो नायक का संधि विच्छेद दिया गया है फ्रेंड्स क्या है, कह रहा नेधन का, ये भी नहीं बनना दोस्तों, ना धन यक ये भी नहीं बनना है, ना धन याक ये भी नहीं बनना दोस्तों, नय धन अक। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, नय धन अक यानी नायक। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो चौथा दिया गया है, तो अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, यानी आम की पर्यायवाची कौन सी है दोस्तों, क्या कह रहा आम की पर्यायवाची कौन है, अम्ब है, सौरभ है, या A+B है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें या आप अपने क्वेश्चन को नोटबुक में लिख लें। 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर टिक करें और या तो फिर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन सही है, या फिर डी ऑप्शन सही है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आम की जो पर्यायवाची है दोस्तों वो क्या होती है। तो दोस्तों आम की पर्यायवाची होती है अम्ब। तो दोस्तों एक पर्यायवाची होती है अम्ब। जिन बच्चों का दोस्तों ऑप्शन ए है वो ऑप्शन भी सही है। उसके बाद दोस्तों आम की जो पर्यायवाची होती है वो होती है सौरभ, यानी जिन बच्चों का ऑप्शन बी सही है वो भी सही है। लेकिन दोस्तों जिन बच्चों का ऑप्शन सी सही है वो 100% सही है, क्योंकि सी में क्या लिखा है, A+B, यानी ए व बी दोनों, यानी जिसका ए सही है उसे भी 40%, जिसका बी सही है उसे भी 40%, लेकिन जिसका सी सही है दोस्तों उसे 100% आंसर सही माना जाएगा। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि शीत का विलोम क्या होगा दोस्तों, क्या कह रहा है, शीत का विलोम क्या होगा, क्या ग्रीष्म होगा, शरद होगा, उष्ण होगा, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का देख लेते हैं राइट आंसर क्या बनने वाला है। जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। शीत का विलोम क्या होता है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। शीत का विलोम दोस्तों क्या होता है, ग्रीष्म, शरद, उष्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए कमेंट के लिए निर्धारित किया जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। यानी शीत मीन्स क्या होता है, शीत मीन्स दोस्तों होती है सर्दी यानी शरद। तो दोस्तों शरद का जो है विलोम क्या होता है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया गया है, कह रहा है मृदुवलय वायुमानो चंदन चारु चढ़ा रही। क्या दोस्तों, मृदुवलय वायुमानो चंदन चारु चढ़ा रही, कह रहा इनमें से कौन सा अलंकार है। ए नंबर दिया गया है उपमा अलंकार है, बी नंबर दिया गया है रूपक अलंकार है, सी नंबर दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार है, या डी नंबर दिया गया है यमक अलंकार है।
तो दोस्तों देख लेते हैं इसकी पहचान क्या करते हैं, क्या दिया गया है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। पहले क्वेश्चन नंबर 6वें का ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें। उसके बाद में या इस क्वेश्चन में पहचानने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सा अलंकार सही होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मृदु वलय वायु मानो चंदन चारु चढ़ा रही। तो दोस्तों देख लेते हैं ये क्या दिया गया है, बीच में दिया गया है मानो, और आप लोगों को हमने क्या बताया था, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनो। यदि इस प्रकार के वाचक शब्द आते हैं दोस्तों तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या मिल गया, मानो मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा यहाँ पर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, दिया गया है, कह रहा है मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है, में कौन सा वाच्य है। दोस्तों वाच्य कोई भी हो, लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस दोस्तों एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंस है। भाई सर्दियों में कौन नहाता है, पहले ये समझो, उसके बाद में देखते हैं कि इसमें वाच्य कौन सा है। भाई सर्दियों में कौन नहाता है, अब जो नहाता है दोस्तों वो समझेगा। यानी मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है, तो क्या कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या फिर संबोधन है। तो दोस्तों जहाँ पर किसी भावना को प्रकट होती है दोस्तों, जहाँ पर भावनाएं याद होती हैं सर्दियों में स्नान करने से, वहाँ पर क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। जहाँ पर इस तरह के सेंटेंस होते हैं, यानी पहले ही क्या लिखा है यहाँ पर दोस्तों, मुझसे लिखा, यानी यहाँ पर कोई ना तो यहाँ पर कोई कर्ता दिया गया है और ना ही यहाँ पर कोई मुख्य कर्म दिया गया, मुझसे दोस्तों दिया गया, यानी यहाँ पर ही किसी भावना या भावना प्रकट की गई है कि मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी भाववाच्य यहाँ पर बन जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। क्या कह रहा दोस्तों, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। दोस्तों क्या है, गंजा, क्या लिखा दोस्तों, गंजा, यानी बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। दोस्तों बाल क्या हो गया, बाल, और ये बाल और ये गंजा, दोस्तों समझ रहे हो क्या हो रहा बात। यानी बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। दोस्तों जब वो गंजा है तो किसी भी हालत में कोई उसका बाल बांका क्या कर सकता है, बताइए। अच्छा तो क्या हो जाएगा, पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा, क्या हास्य रस है, करुण रस है, शांत रस है या फिर निर्वेग है। तो भाई बात एकदम अच्छी सी है, यानी बुरे समय में देखकर गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। जब उस गंजे के बाल ही नहीं है तो उसका बांका क्या कर पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, मन में किसका भाव उत्पन्न हो रहा है, मन में हास्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, विनोद का भाव आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हास्य रस, यानी जहाँ पर दोस्तों मन में थोड़ी सी भी हंसी या विनोद यानी प्रफुल्लता प्रकट हो, वहाँ पर कौन सा रस होता है, हास्य रस हो जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा अचरज का तत्सम होगा। दोस्तों क्या होगा, अचरज का तत्सम होगा, आश्चर्य होगा, अनोखा होगा, अचंभा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अचरज का जो तत्सम रूप है दोस्तों, वो तत्सम रूप क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स अचरज का तत्सम रूप बन जाएगा आश्चर्य। क्या बनेगा, आश्चर्य। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है पठिष्यति में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन होगा। क्या प्रथम पुरुष बहुवचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन है, मध्यम पुरुष एक वचन है या फिर कोई भी नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, यानी पठिष्यति में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टारगेट क्वेश्चन है। दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, टारगेट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो भी बच्चा करेक्ट आंसर देगा उस बच्चे को माना जाएगा कि उस बच्चे ने हिंदी में अच्छी पढ़ाई की है और उस बच्चे के लिए एक अच्छी सी दोस्तों इमोजी हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, कह रहा है कि हिंदी गद्य की प्रथम कहानी कौन सी है। दोस्तों यानी हिंदी गद्य की जो प्रथम कहानी है वह कौन सी है,
इंदुमती है, रानी केतकी की कहानी है, या किन्नौर देश की ओर है, या फिर परीक्षा गुरु है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर क्या होने वाला है। हिंदी गद्य की प्रथम कहानी कौन सी है। तो अब आइए दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि हिंदी गद्य की जो प्रथम रचना यानी प्रथम जो कहानी है वो है इंदुमती। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंदुमती। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पद्मावत किसकी रचना है। क्या यह रसखान की रचना है, या कल्हड़ की रचना है, या केशवदास की रचना है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है। ए ऑप्शन में रसखान, बी ऑप्शन में कल्हड़, सी ऑप्शन में केशवदास और डी ऑप्शन में मलिक मोहम्मद जायसी। तो जल्दी से दोस्तों अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। यदि आंसर नहीं आ रहा हो तो आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं ABCD में कौन सा किसका आंसर सही होगा। तो दोस्तों जल्दी से आ रहा हो तो आप यस करें, अन्यथा दोस्तों आप अपने मन में सोच लें कि इस क्वेश्चन का ये आंसर सही होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट आंसर है, यानी पद्मावत जो रचना है वह रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। अब दोस्तों जिन बच्चों का अंदाज़ा और जिन बच्चों का दोस्तों जो तुक्का लगाने की क्रिया है वो जिसकी जिसकी भी सही हो वो दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि किस किस बच्चे का दोस्तों जो अंदाज़ा है या तुक्का है वो सही गया है। अब आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या श्याम सुंदर दास जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें का फटाफट स्टाइल में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों जो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं वह हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन से हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन से हैं। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या जयप्रकाश भारती जी हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 14वें का राइट ऑप्शन कि चंद्रगुप्त नाटक के जो लेखक हैं वो कौन हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर जयप्रकाश भारती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें के जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है चंद्रगुप्त। और दोस्तों इनके द्वारा और जो नाटक हैं चंद्रगुप्त और दोस्तों समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, यानी जितने भी गुप्त हैं दोस्तों वो सब किसके द्वारा रचित हैं, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन 15वां दिया गया है। कह रहा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है। तो दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन आप लोगों को बताना है और ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है, या दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करेंगे दोस्तों किसी भी तरीके से आप लोग या बुक्स में देखें या फिर आप गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी दोस्तों आप लोगों को करना है वो आप लोग करके तार सप्तक का जो प्रकाशन है दोस्तों, तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आप लोगों को बताना है। क्या 1943 है, या 1923 है, या 2002 है, या फिर 1825 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वें का जो आंसर है आप लोगों को वो आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा विनय पत्रिका के रचयिता कौन से हैं। सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं, या फिर रसखान हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं जो विनय पत्रिका है तो विनय पत्रिका के रचयिता दोस्तों कौन है, वो रचयिता हैं तुलसीदास जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी तुलसीदास जो है वो विनय पत्रिका के रचयिता हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कह रहा है। कह रहा द्विवेदी योग के लेखक कौन हैं। क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, या फिर बिहारी जी हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर पहचानने की कोशिश करें। द्विवेदी युग क्या है दोस्तों, पूछ रहा द्विवेदी युग के लेखक कौन है। तो भाई यहाँ पर जब द्विवेदी युग है और यहाँ पर भी नीचे कौन है, द्विवेदी हैं, तो यही हो जाएंगे इनके लेखक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी द्विवेदी युग के लेखक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और दोस्तों द्विवेदी युग किनके नाम पर रखा गया है, तो दोस्तों वो रखा गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी इन्हीं के द्वारा इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रीतिकाल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है रीतिकाल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं।
तो ए में दिया गया है अलंकारों का प्रयोग होना। उसके बाद दोस्तों दिया गया श्रृंगार रस। उसके बाद दिया गया आश्रय दाताओं की प्रशंसा। उसके बाद दोस्तों दिया गया करुण रस का भाव। तो दोस्तों रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं दोस्तों, रीतकाल क्या होता है? रीतकाल दोस्तों वह काल जब राजा महाराजाओं के बीच में युद्धों का दोस्तों वर्णन किया जाता था, वह रीतिकाल का समय कहलाता था। तो दोस्तों उसमें किसकी प्रशंसाएं होती थी? तो उसमें प्रशंसाएं होती थी आश्रयदाताओं की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 50 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर डियर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों जाने से पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाएं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करें कि जिसके भी जितने यानी 50 में से जिसका जो स्कोर रहा हो वो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि किसके कितने क्वेश्चन में आंसर सही गए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक दोस्तों 50 क्वेश्चन की फिर से ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर। जब तक दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। दोस्तों आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर।